दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। केप में तानाशाह ने जो कुछ भी कहा वह शाही आदेश होता था और कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। तानाशाह ने कुछ देर सोचा और कहा, इन लोगों की सभी पहचान पूछो और उनके परिवार की स्थिति के अनुसार फिरौती मांगो। मान लो कि उनके परिवार की आधी संपत्ति, जहां तक दो प्रमुख साम्राज्यों के नागरिकों की बात है, उनसे टोकन के तौर पर कुछ पैसे ले लो। तुम उन लोगों में से अपनी पसंद का पैसा चुन सकते हो जो पैसे देने से मना करते हैं, और बाकी पैसे पिरान्हा को खिलाने के लिए तालाब में फेंक सकते हो। कैप्टन टायरेंट ने अंतिम निर्णय ले लिया था और किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। बंधकों को पिरान्हा खिलाना उन्हें समुद्र में फेंकने से कहीं अधिक क्रूर था। डार्क केप में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें टायरेंट ने कई पिरान्हा मछलियां पाल रखी थीं। जो लोग उसका विरोध करते थे उनमें से ज्यादातर को मछलियों का भोजन बनाने के लिए वहां फेंक दिया जाता था। इससे पता चला कि जस्टिन कितना क्रूर था। रोरी, रिपोर्ट जारी रखो, टायरेंट ने फिर कहा। हाँ कप्तान, एक सौम्य दिखने वाला 30 साल का आदमी खड़ा हुआ और बोला, प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 महीने पहले कैओस लैंड ने रेड फ्लेम नामक एक भाड़े के समूह की स्थापना की। प्रोत्साहन के रूप में बड़ी मात्रा में धन का उपयोग करके उन्होंने कैओस लैंड में बहुत सारे भाड़े के समूहों को आकर्षित किया और डार्क केप पर हमला करने जा रहे हैं। रोरी, तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है ना? इतने सारे लोग डार्क केप पर हमला करना चाहते थे, लेकिन आखिर में कितने लोग आने की हिम्मत कर पाए? हाँ, यह उनके लिए फेमस होने का एक तरीका है। उन अप्रासंगिक चूहों की हिम्मत कैसे हुई कि वे कहें कि वे डार्क केप पर हमला करना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि वे उस डर को भूल गए हैं जो खून के प्यासे भाड़े के सैनिकों ने इतने सालों तक हमारे काम न करने के बाद कैओस लैंड में फैलाया था। विश्वसनीय सलाहकार रोरी ने कहा, इस बार स्थिति वैसी नहीं है। ओह, इसमें इतना अलग क्या है? रेड फ्लेम मर्सिनरी डार्क केप की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने कैओस लैंड में 3 बड़े मर्सिनरी समूहों के साथ सेना में शामिल हो गए हैं। कैप्टन ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण में मास्टर हैं। इन 3 समूहों के लोगों की संयुक्त संख्या 10,000 से ज्यादा है। रेड फ्लेम और उन बिखरे हुए छोटे और मध्यम आकार के मर्सिनरी समूहों के अलावा डार्क केप पर हमला करने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग हैं। इसके अलावा रेड फ्लेम मर्सिनरी ने इसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत सारे सबसे एडवांस हथियार खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया है। रोरी ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। रोरी के ऐसा कहने के बाद कमरे में बैठे सभी उच्च स्तरीय अधिकारी हैरान रह गए। 20,000 से अधिक लोगों की एक संबद्ध सेना दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों के साथ डार्क केप पर हमला करने के लिए जा रही थी। यह कोई मजाक नहीं था। इससे उन्हें निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी, क्योंकि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे हार जाएंगे, क्योंकि टायरेंट उनका कप्तान था। रोरी, रेड फ्लेम मर्सिनरीज का कप्तान कौन है? उसने 3 भाड़े के सैनिकों के समूहों को आकर मौत का सामना करने के लिए कैसे राजी किया? किसी ने पूछा। फिलहाल मुझे उसकी पहचान नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह सिल्वर मास्क पहनता है और खुद को यहूदी कहता है। सिल्वर फेस। वह 1 हफ्ते से ज्यादा समय पहले कैओस लैंड में दिखाई दिया था। ऐसा डाउट है कि वह ड्रैगन रैंक के शिखर पर पहुंच गया है। अगर नहीं, तो मैं यह नहीं समझा सकता कि ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण में 3 मास्टर क्यों आने के लिए सहमत होंगे। रोरी ने अपनी बात समाप्त करने के बाद
गंभीर भाव से सबकी ओर देखा। अगर अभी अभी सभी लोग हैरान थे, तो अभी वे चौंक गए थे। ड्रैगन रैंक के शिखर पर एक सुपरमास्टर ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण में 3 महान मास्टर्स का नेतृत्व कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ शुरुआती और मीडियम ड्रैगन रैंकर्स भी होंगे, साथ ही 20,000 सहयोगी सैनिक और अनगिनत एडवांस हथियार थे। भले ही यह शक्ति ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज से तुलनीय न हो, फिर भी यह उनसे बहुत पीछे भी नहीं थी। यदि कप्तान को दूसरे पक्ष के टॉप ड्रैगन रैंकर द्वारा दूर रखा गया होता, तो इस लड़ाई का परिणाम निर्धारित करना वास्तव में कठिन था। आखिरकार वे लगभग 10 वर्षों से डार्क केप में रह रहे थे और इस आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन ने उनकी बर्बरता को काफी पहले ही खत्म कर दिया था। पिछले कुछ सालों में यहां अलग अलग तरीकों से जिन औरतों का अपहरण किया गया था, वे पहले ही कई बच्चों को जन्म दे चुकी थीं। इसलिए उनके दिल में अब मौत से लड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। कैप्टन, मुझे लगता है कि हमें इस घटना पर स्पेशल ध्यान देने और गार्जियन और बुजुर्ग को वापस लाने की जरूरत है। इस बार यह निश्चित रूप से एक मुश्किल लड़ाई होगी और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, पार्कर ने कहा। हाँ, वे हम पर बहुत एग्रेसिव तरीके से अटैक कर रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी गार्जियन और बड़े को बुला लेना चाहिए ताकि हम सब कुछ उसी हिसाब से प्लान कर सकें और दुश्मन को कोई चांस न दें। वहां मौजूद ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के सीनियर अधिकारी आपस में चर्चा करने लगे। तानाशाह अपनी सीट पर शांत बैठा रहा और उसने कुछ नहीं कहा। वह सबको डिस्कस करने दे रहा था। एक हफ्ते से भी ज्यादा पहले उन्हें अपने भतीजे का कॉल आया, जो उम्मीद कर रहा था कि टायरेंट चेज फैमिली के डेवलपमेंट में हेल्प के लिए कैपिटल सिटी में 2 मास्टर्स भेजेगा। आखिरकार वे उसके फैमिली मेंबर्स थे, इसलिए वह मना नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर उसके पिता जोसेफ ने उसे रातों रात विदेश नहीं भेजा होता, तो वह अभी भी सोमरलैंड की जेल में बंद होता। इसलिए एक हफ्ते से भी ज्यादा पहले उसने एक गार्जियन और एक बुजुर्ग को टेम्परेरी तौर पर चेज फैमिली में शामिल होने और फैमिली के डेवलपमेंट में मदद के लिए कैपिटल सिटी भेज दिया था। तो वह उन्हें वापस बुलाने के लिए नहीं कह सकता था। इसके अलावा क्या इस छोटी सी बात के लिए उसे गार्जियन और बुजुर्ग को वापस बुलाने की जरूरत थी? अगर ये लोग भी रेसिस्ट नहीं कर सके, तो क्या कोई एडिशनल गार्जियन और बुजुर्ग सिचुएशन को बदल सकता है? वे पिछले कुछ सालों में बहुत ही आराम की लाइफ जीने और लड़ने की प्रेरणा पूरी तरह खो देने के लिए केवल खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस घटना के बाद ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो सब लोग एक दिन बिना दांतों वाले बाघ बन जाएंगे। सभी की बातें खत्म होने का इंतजार करने के बाद तानाशाह ने कहा, आप लोग इस छोटी सी बात से इतने डरे हुए हैं? मुझे लगता है कि आप पिछले कुछ सालों में बहुत आराम से रह रहे हैं। इस घटना के बाद मैं ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को पूरी तरह से बदल दूंगा। आप लोगों ने उस समय की जो इंस्पिरेशन थी उसे खो दिया है और संयोग से हमने कैओस लैंड में अपना रुतबा खो दिया है। जब समय आएगा तो मैं अपने आधे लोगों को डार्क केप में रहने के लिए कहूंगा और आधे लोगों को अराजकता की भूमि में जाने के लिए, ताकि हमारी महिमा फिर से बहाल हो सके। हे भगवान! सभी लोग असमंजस में टायरेंट की तरफ देख रहे थे। यह नहीं जानते थे कि वह सीरियस है या नहीं। हालांकि अगर यह सच है तो सवाल यह होगा कि कौन जाएगा और कौन रहेगा। कैप्टन, हम बाद में ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के चेंज पर चर्चा करेंगे। हमें अभी रेड फ्लेम मर्सिनरीज की आर्मी पर फोकस करना चाहिए और पहले से तैयारी करनी चाहिए, रोरी ने साइड से कहा। अगर ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज में से किसी ने भी टायरेंट की कही बात पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो वह रोरी ही हो सकता था। ऐसा इसलिए नहीं कि रोरी कितना पावरफुल था, बल्कि इसीलिए
कि उसके कई आइडियाज ने डार्क कॉर्नर पर कब्जा करने के बाद डार्क केप को समृद्ध बनाया था। हालांकि तानाशाह क्रूर था, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतना कुछ कैसे अचीव कर पाता। इसलिए वह रोरी के प्रति काफी उदार था। रोरी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं रेड फ्लेम मर्सिनरीज के कैप्टन को मार दूं तो बाकी लोग डार्क केप पर अपना अटैक जारी रखने की हिम्मत करेंगे? तानाशाह ने पूछा। रोरी हैरान रह गया। रेड फ्लेम मर्सिनरीज की बिखरी हुई आर्मी की करंट सिचुएशन को देखते हुए, जब तक सिल्वर फेस, एक टॉप ड्रैगन रैंकर, मर चुका था, तब तक कोई भी डार्क केप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसने सोचा कि अगर कैप्टन को सिल्वर फेस द्वारा रोका गया तो एक मुश्किल लड़ाई होगी। वर्तमान ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज अब पहले जैसे ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज नहीं रहे। अगर वे सच में लड़ने की कोशिश करते तो वे उन मर्सिनरीज को नहीं हरा पाते जो पूरे साल अराजकता की भूमि में मिशन करते रहते थे। लेकिन यदि सिल्वर फेस आपके रास्ते में बाधा बनता है कैप्टन, तो यह जरूरी नहीं है कि हम जीत जाएं, रोरी ने कहा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रोरी ने गंभीरता से कहा। मुझे पूरी तरह से तैयार रहने के लिए सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना होगा। तो फिर मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि असली टॉप ड्रैगन रैंकर्स के बीच भी डिफरेंस होता है। शिखर से ऊपर एक और ट्रांजिशनल एरिया होता है। अगर आप वह स्टेप ले लेते हैं तो टॉप ड्रैगन रैंकर भी कुछ नहीं होगा। कैप्टन, क्या तुमने वह कदम पार कर लिया? रोरी ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अन्य ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के सीनियर ऑफिसर्स भी उत्साह से टायरेंट की तरफ देख रहे थे, उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अगर कैप्टन ने सच में वह कदम ले लिया होता तो उन्हें इस बार अलाइड आर्मी की चिंता नहीं करनी पड़ती और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज की रेपुटेशन पूरी दुनिया के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में सेकंड प्लेस मंडाला मर्सिनरीज के बराबर हो जाती। अभी नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं पहले से ही इसके कगार पर खड़ा हूं और अब कभी भी यह कदम ले सकता हूं। भले ही मैं वह कदम न लूं, लेकिन एक टॉप ड्रैगन रैंकर मेरी करंट ताकत का सामना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि भले ही मैं 5 से ज्यादा टॉप ड्रैगन रैंकर्स से घिरा हुआ हूं, फिर भी मैं उन सबको मारने में सक्षम हूं, टायरेंट ने आत्मविश्वास से कहा। रोरी रियलिटी में वापस आया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। जब तुम सिल्वर फेस को मार दोगे तो मर्सिनरीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब उनके पास फॉलो करने के लिए कोई कैप्टन नहीं रहेगा। हालांकि हमें उन्हें एक अच्छा सबक जरूर सिखाना चाहिए ताकि कोई यह न समझे कि ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। सिल्वर फेस को मेरे पास छोड़ दो। मैं उसे कम से कम समय में मार दूंगा और उनके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दूंगा। बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। जितना ज्यादा बचेगा उतना अच्छा, टायरेंट ने कहा। हाँ कैप्टन। राजधानी शहर सोमरलैंड। इस महीने जो कुछ हुआ उसके बाद चेज फैमिली अपने पीक पर पहुंच गई थी और कैपिटल सिटी के अन्य फर्स्ट क्लास एलीट फैमिलीज से आगे निकल गई थी। पिछले हफ्ते चेज फैमिली ने जो 2 बॉडीगार्ड्स हायर किए थे, उनमें से एक मिड लेवल ड्रैगन रैंकर था और दूसरा हाई लेवल ड्रैगन रैंकर। चेज फैमिली अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। अब कैपिटल सिटी में चेज फैमिली से पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इसी बीच हैंक और उसका भाई और भी ज्यादा निडर हो गए। हैंक न सिर्फ टी गुड का सेकंड इन कमांड बन चुका था, बल्कि हैनली, जो अभी भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, गुट के 8 महान फाइटर्स में से एक बन गया था। हैनली अब और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया था। अपने फैमिली के शॉकिंग पास्ट को जानने के बाद उसने फिर से नताशा पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ध्रुव वही था जिसने टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक जैकरी को मारा था, क्योंकि ध्रुव अभी भी हैनली को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
हैनली की बैकग्राउंड ध्रुव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उसे नताशा को अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता था, खासकर जब ध्रुव ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की। अगर ध्रुव ने ऐसा करने की कोशिश की तो पूरा सोमरलैंड उसके पीछे पड़ जाएगा। यही वजह थी कि हैनली बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, हालांकि उसने अभी तक नताशा के साथ कुछ नहीं किया था। इसका कारण यह था कि कुछ और भी जरूरी था। चेज फैमिली के लिए यह काम अभी बेहद महत्वपूर्ण था। एक बार यह मामला सुलझ गया तो हैनली नताशा को अपना बना लेगा, चाहे वह चाहे या न चाहे। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो चेज फैमिली कैपिटल सिटी के सबसे प्रतिष्ठित एलीट फैमिलीज में से एक बन जाएगी। तब तक हैनली नताशा को ले लेगा, चाहे ध्रुव और नताशा कुछ भी चाहे। ग्रेट वॉल क्लब। हैंक ने एक बार फिर टी गुट के सभी मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। इस बार किसी ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। चेज का चेहरा डर से भरा हुआ था। वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जबकि स्टेन चुपचाप हैंक के बोलने का इंतजार कर रहा था। चेज परिवार के 2 नए मार्शल आर्ट मास्टर्स के आने के साथ स्टेन अब हैंक को एक नए मार्शल आर्ट मास्टर के बराबर मानने लगा था। हैंक भले ही फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसके पास अपनी फैमिली बैकग्राउंड से इसे कवर करने की ताकत थी। स्टेन को उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन द टायरेंट 2 ग्रेट मास्टर्स को भेजने में सक्षम होगा, जो क्रमशः मीडियम और हाई रैंकिंग ड्रैगन रैंकर्स थे। इस लेवल के मास्टर्स फैमिली की हेरिटेज का हिस्सा थे और उन्हें सिर्फ तभी बुलाया जाता था जब बेहद जरूरी हो। हैंक ने अपने सामने खड़े टी फैक्शन के महान फाइटर्स पर नजर डाली। जिनकी ओर उसने देखा, उन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी नजरें हटा लीं। चेज परिवार पहले ही दूसरे फर्स्ट क्लास फैमिलीज से आगे निकल चुका था और अब प्रतिष्ठित एलीट की लिस्ट में शामिल हो रहा था। यह ऐसा परिवार नहीं था जिसे ग्रेट वॉरियर्स अपना दुश्मन बना सके। हैनली बड़े जोश के साथ स्टेज के नीचे बैठा था। यह पहली बार था जब वह कोर टी फैक्शन की मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। टी फैक्शन के मिड लेवल मेंबर के तौर पर उसने 8 ग्रेट फाइटर्स की फेम के बारे में बहुत सुना था और इसे एक्सपीरियंस करने का सपना देखा था। उसे नहीं लगा था कि यह दिन इतनी जल्दी आएगा। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के फैंटास्टिक 4 के बाकी 3 मेंबर्स ने जैसे ही सुना कि हैनली टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक बन गया है, उन्होंने तुरंत उसके साथ काम करने की कोशिश की। वे हैनली के साथ रहना चाहते थे और हैनली ने उन्हें अपने अधीन शामिल कर लिया। टी फैक्शन कैपिटल सिटी के युवाओं के लिए एक पवित्र ऑर्गेनाइजेशन था और इसका मेंबर होना एक गर्व की बात थी। 8 ग्रेट फाइटर्स में से एक होने के नाते हैनली अब कैपिटल सिटी के युवाओं के बीच काफी फेमस था। यह कहा जा सकता है कि हैनली यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी जैसा माना जाता था। अमीर घरानों के लड़के उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। यह अफसोस की बात थी कि नताशा कॉलेज नहीं आई और वह यह सब देखने से चूक गई। इस समय हैंक ने कहा, मैंने आज सभी को 2 बातें बताने के लिए बुलाया है। चेज परिवार ने 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाया है जो दोनों पुराने और एक्सपीरियंस्ड हैं और लंबे समय तक मेरे अंकल के अधीन काम कर चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए चेज परिवार ने 3 दिन बाद एक पार्टी का प्लान किया है, जिसमें कैपिटल सिटी के सभी फेमस एलीट्स को इनवाइट किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी को वहां देखूंगा। साथ ही आपको एक हाई रैंकिंग ड्रैगन रैंक मास्टर को करीब से देखने का चांस मिलेगा। चिंता मत करो मिस्टर हैंक, हम वहां जरूर पहुंचेंगे। हाँ, हम वहां होंगे, सभी ने एक साथ कहा। क्या बात है चेसी, तुम कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे हो, हैंक ने चेस को घूरते हुए कहा। चेस ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा, नहीं मिस्टर हैंक, मुझे पार्टी में आने में खुशी होगी। मैं आपसे 3 दिन बाद मिलूंगा। स्नो परिवार कभी चेत परिवार से थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब
जब चेज परिवार के पास टी फैक्शन के रिसोर्सेज और जस्टिन द टायरेंट की मदद थी, वे स्नो परिवार से मीलों आगे निकल गए। चेज को हैंक के बढ़ते स्टेटस से कितनी भी नफरत हो या वह कितना भी गुस्से में हो, उसे पता था कि यह चेज परिवार के खिलाफ जाने का सही समय नहीं है, इसलिए झुकना ही उसका एकमात्र ऑप्शन था। हालांकि चेज जानता था कि अगर ऐसा दिन आया जब चेज परिवार गिरा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के बदला लेगा। यह तो अच्छी बात है, और मैंने सोचा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे और सबके सामने मुझे शर्मिंदा करोगे, हैंक ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर हैंक ने स्टेन की ओर मुड़कर कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम भी वहां आओगे। स्टेन, मैं तुम्हारे इनविटेशन को कैसे मना कर सकता हूं हैंक? मैं भी एक हाई रैंकिंग ड्रैगन रैंक मास्टर को करीब से देखना चाहूंगा, स्टेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चूंकि सभी तैयार हैं, तो मैं 3 दिनों में चेज रेसिडेंस पर आप सबका इंतजार करूंगा। ओह, और मैं लगभग भूल ही गया था, मेरे अंकल के पास ऐसे ड्रैगन रैंकर्स की 1 दर्जन से भी ज्यादा फोर्स है। इसके बाद हैंक जोर से हंसते हुए प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। हैनली भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाकी लोग कमरे में गुस्से से एक दूसरे को घूरते रह गए। मिस्टर स्टेन, चेस कुछ बोल पाता उससे पहले ही स्टेन ने उसकी बात काट दी। अभी के लिए इसे सह लो चेस। चेज परिवार अब इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि उसका सामना करना मुश्किल है। जस्टिन की मौजूदा ताकत और शक्तियों के साथ चेज परिवार को रोकने वाला कोई नहीं है। इसे छोड़ दो, अच्छे गिफ्ट्स तैयार करो और चेज परिवार की कृपा हासिल करो। हम सभी टी फैक्शन के मेंबर्स हैं और मुझे यकीन है कि हैंक किसी से दुश्मनी नहीं रखेगा, स्टेन ने प्राइवेट रूम से बाहर जाने के लिए खड़े होते हुए कहा। बाकी ग्रेट वॉरियर्स ने भी एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। अगर टी मैन ने खुद यह कह दिया था कि चेज परिवार अब एक पावरफुल फैमिली बन चुका है, तो उनके पास स्टेन की सलाह मानने और चेज परिवार को खुश करने के लिए अच्छे गिफ्ट्स तैयार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हंसराज और उनकी पत्नी ने हाल ही में स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव किया था। करीब 1 महीने पहले चेज परिवार ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया और उन्हें ब्यूटीलिश ग्रुप के 54% शेयर वापस दे दिए थे। हंसराज को उनकी नौकरी वापस मिल गई थी और उनके सीनियर ऑफिसर ने उन्हें प्रमोशन और ज्यादा जिम्मेदारी देने के संकेत भी दिए थे। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं। पिछले कुछ दिनों में उनके सामने फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी हो गईं। कंपनी में कुछ परेशानी हो गई और हंसराज का करियर अचानक ठहर गया। दोनों पति पत्नी घर पर ही उदासी में दिन गुजारने लगे। नताशा ने ध्रुव के कहे अनुसार ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में किसी भी क्लास में हिस्सा नहीं लिया। वह समझदार थी और जानती थी कि यह वक्त उनके माता पिता और ध्रुव के लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी करने का नहीं है। इसलिए वह घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकली और घर पर ही रही। हंसराज और उनकी पत्नी को पहले लगा कि चेज परिवार फिर से उन्हें टारगेट कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि इन दिनों चेज परिवार उनके जैसे छोटे लोगों पर ध्यान देने के लिए बहुत बिजी है। चेज परिवार इन दिनों कैपिटल सिटी में काफी एक्टिव था। अफवाहें थीं कि उन्हें किसी पावरफुल शख्स का सपोर्ट मिल गया है और अब वे अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। परिवार धीरे धीरे फर्स्ट क्लास एलीट्स की सीमाएं तोड़ रहा था और भी ऊंचे स्टेटस की ओर बढ़ रहा था। जो प्रॉब्लम हंसराज और उनकी पत्नी फेस कर रहे थे, वह सीधे तौर पर चेज परिवार का रिजल्ट नहीं था। यह ब्यूटीलिश ग्रुप के पार्टनर्स और उनके बिजनेस फ्रेंड्स द्वारा यंग फैमिली से दूरी बनाने की वजह से हुआ। उन्हें डर था कि चेज परिवार उनके रिश्तों की वजह से उन्हें परेशान करेगा। चेज परिवार अब इतना पावरफुल हो चुका था कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। लोग खुद ही उनकी मदद करने की कोशिश करने लगते। यह ट्रीटमेंट कैपिटल सिटी के टॉप 4 एलीट फैमिलीज को ही मिलता था। अगर कोई उन 4 फैमिलीज का दुश्मन बनता
तो लोग तुरंत उन फैमिलीज का सपोर्ट करते। अगर चेज परिवार इसी तरह बढ़ता रहा तो वे जल्द ही कैपिटल सिटी के 5वें प्रतिष्ठित एलीट परिवार बन सकते थे। लेकिन जो भी परिवार 5वां प्रतिष्ठित एलीट बनना चाहेगा, उसे बाकी 4 फैमिलीज की ओर से खड़ी की गई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आखिर फायदा कम होता है और नए परिवार की एंट्री से सबका हिस्सा कम हो जाता है। हालांकि जस्टिन चेज जैसे पावरफुल शख्स का सपोर्ट होने की वजह से कोई भी चेज परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए बाकी 4 फैमिलीज ने जस्टिन को अपना दुश्मन बनाने के बजाय कम फायदा लेना बेहतर समझा। जस्टिन, जो सोमरलैंड के एक महान इंसान थे, अब 120 साल के हो चुके थे। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। फिर भी सोमरलैंड उनके साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था, ताकि फाल्कोनिया इस मौके का फायदा उठाकर सोमरलैंड पर हमला न कर दे। यही वजह थी कि सोमरलैंड के अधिकारियों ने तब कोई एक्शन नहीं लिया जब 2 मीडियम और हाई रैंक ड्रैगन रैंकर्स अचानक राजधानी शहर में प्रकट हुए। भले ही वह ड्रैगन रैंक में सबसे ऊपर था, सोमरलैंड इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था कि उसे उससे लड़ने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि प्रॉब्लम यह थी कि डार्क केप जस्टिन के कंट्रोल में था और यह सोमरलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एम्पायर फाल्कोनिया के हाथों में इस जगह के जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। सच कहें तो करंट सिचुएशन ही उनके लिए बेस्ट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही सोमरलैंड या फाल्कोनिया में से कोई भी डार्क केप पर कंट्रोल कर लेता, उनके बीच वॉर हो जाता। इसलिए सोमरलैंड ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और बाकी फैमिलीज की तरह चेज परिवार को आगे बढ़ने में हेल्प करने का डिसीजन लिया। 3 दिन बाद चेज परिवार ने कैपिटल सिटी के अलग अलग एलीट फैमिलीज को अपने उत्थान का गवाह बनने के लिए इनवाइट किया। रेड फ्लेम मर्चेनरीज द्वारा डार्क केप पर अटैक की तैयारी की खबर जल्दी ही दोनों बड़े एम्पायर्स तक पहुंच गई। डार्क केप दोनों एम्पायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए यह नेचुरल था कि दोनों एम्पायर्स के लोग हर वक्त उस एरिया पर नजर रखते थे। जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता, खबर तुरंत दोनों एम्पायर्स के हाई ऑफिशियल्स तक पहुंच जाती ताकि वे डिसीजन ले सकें। डार्क केप पर मर्चेनरीज द्वारा अटैक की कई खबरें थीं, लेकिन यह पहली बार था जब एक मर्चेनरी ग्रुप ने 20,000 लोगों को कलेक्ट करके डार्क केप की ओर मूव किया था, जैसा कि रेड फ्लेम मर्चेनरीज अब कर रहे थे। दोनों एम्पायर्स ने इस मैटर को सीरियसली लिया और रेड फ्लेम मर्चेनरीज के कैप्टन सिल्वर फेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्हें यह पता लगाना था कि क्या सिल्वर फेस किसी दूसरे एम्पायर से भेजा गया मर्चेनरी ग्रुप था। हालांकि कोई भी एम्पायर कुछ नहीं खोज पाया। उनकी लिस्ट्स में दूसरे एम्पायर के टॉप ड्रैगन रैंकर्स के नाम थे और जैसे ही कोई गायब होता वे तुरंत अलर्ट हो जाते। यह फैक्ट भी हेल्पफुल था कि ध्रुव ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था और वह अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि जैसे ही उसकी आइडेंटिटी बाहर आएगी, फाल्कोनिया उसे डार्क केप पर कंट्रोल करने से रोक देगा। असल में इसकी वजह से दोनों एम्पायर्स के बीच वॉर भी हो सकता था। यही कारण था कि डार्क केप की ओर जाते हुए उसने कई बार अपनी आइडेंटिटी बदली। यहां तक कि उसने मास्क भी पहना ताकि कोई उसे पहचान न सके। दोनों एम्पायर्स के एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि सिल्वर फेस दूसरे एम्पायर द्वारा भेजा गया इंसान नहीं था। इसलिए उन्होंने इस वॉर में शामिल न होने का डिसीजन लिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे सिचुएशन पर नजर रखना बंद कर देंगे। कुछ हद तक डार्क केप पर रेड फ्लेम मर्चेनरीज का अटैक बिल्कुल वैसा ही था जैसा दोनों एम्पायर्स देखना चाहते थे। ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज लगभग 1 दशक से डार्क केप पर कंट्रोल कर रहे थे। डार्क केप की फायदेमंद लोकेशन का मतलब था
कि मर्चेनरीज को मिशन पर भेजे बिना भी उनके सारे खर्चे पूरे हो जाते। मिशन न होने का मतलब यह भी था कि कोई लॉस नहीं था। इतनी वेल्थ पर कंट्रोल का मतलब था कि ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज और भी पावरफुल हो जाएंगे। कोई भी एम्पायर यह नहीं चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, लेकिन रेड फ्लेम और ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज दोनों को डार्क केप की इस फाइट में लॉस झेलना ही पड़ेगा। भले ही आखिर में डार्क केप पर किसका कंट्रोल हो, मर्चेनरीज को फिर भी रिकवर होने में लंबा वक्त लगेगा। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। कैपिटल सिटी का छेज निवास आज बहुत चहल पहल भरा था। वहां अनगिनत गेस्ट आए थे जो कैपिटल सिटी के फेमस और पावरफुल फैमिलीज से थे। चेज परिवार के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, क्योंकि आज के बाद उनका नाम पूरे कैपिटल सिटी और यहां तक कि पूरे सोमरलैंड में गूंजने वाला था। हालांकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डार्क केप में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली थी, जो यह तय करेगी कि चेज परिवार बचेगा या खत्म हो जाएगा। यहां तक कि चेज परिवार के गार्जियंस और एल्डर्स को भी नहीं पता था कि डार्क केप पर अटैक होने वाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के हाई ऑफिशियल्स को पता था कि टायरांट सफलता के कगार पर था। इसीलिए किसी ने यह नहीं सोचा था कि ब्लडथर्स्टी हार सकता है। रेड फ्लेम के पास सिर्फ एक टॉप ड्रैगन रैंकर था। वहीं टायरांट ने खुद कहा था कि वह बिना किसी प्रॉब्लम के 5 टॉप ड्रैगन रैंकर्स से लड़ सकता है। इसलिए किसी ने भी चेज परिवार के गार्जियंस और एल्डर्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। डार्क केप। ध्रुव ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के महल में खड़ा था। उसके पीछे किलर, ट्यूलिप, ब्लू एन्चेंट्रेस, पॉल, रेड फ्लेम के कई हाई ऑफिशियल्स और 20,000 मर्चेनरीज खड़े थे। इस वक्त ध्रुव को कुछ अजीब लग रहा था। लॉजिकली सोचें तो उन्हें अब तक डार्क केप की सीमा के अंदर एंटर कर जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं मिला। वे सीधे डार्क केप के दिल तक पहुंच गए थे। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह पॉसिबल था कि दुश्मन ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने दिया हो और चारों तरफ से अटैक करने का प्लान बना रखा हो। ध्रुव अकेला नहीं था जो चिंतित था, लेकिन अब वे यहां आ चुके थे और वॉर तो होना ही था। उनके सामने दुश्मन था, दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर मर्चेनरी ग्रुप, ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज। टायरांट ड्रैगन रैंक में पहले स्थान पर था और उसकी रिपुटेशन दूर दूर तक फैली हुई थी। हार का मतलब था मौत, लेकिन जीत का मतलब था बहुत सारे फायदे और फेम। कैप्टन सिल्वरफेस, जब से हमने सीमा में एंटर किया है तब से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनके जाल में फंस गए हों? एक मर्चेनरी कैप्टन, जो खुद भी एक हाई रैंक ड्रैगन रैंकर था, ने पूछा। चिंता मत करो कैप्टन्स, जब पावरफुल फोर्स सामने हो तो कोई भी जाल काम नहीं करता। जैसे ही मैं टायरेंट को खत्म कर दूंगा और ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज को अस्त व्यस्त कर दूंगा, वे सिर्फ भागने के बारे में सोचेंगे। तब तक आप सभी आसानी से महल पर अटैक कर सकेंगे। ध्रुव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, महल की ओर देखते हुए। तो फिर उम्मीद है कि आप जल्दी जीत जाएंगे कैप्टन सिल्वरफेस। महल के अंदर क्या सब कुछ अरेंज हो गया है रोरी? जस्टिन द टायरांट ने पूछा। हाँ कैप्टन, हमने उनके भागने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। अब उनके लौटने का कोई रास्ता नहीं है, रोरी ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, अब सब रोरी के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। अपनी अपनी पोजीशन पर वापस जाओ और स्टैंड बाय पर रहो। जैसे ही मैं सिल्वरफेस को खत्म करूंगा और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दूंगा, अटैक करके उन सभी को मार डालो। हाँ कैप्टन, आप दुश्मन को खत्म करें और जीत कर लौटें। सभी ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के हाई ऑफिशियल्स ने जोर से कहा। चलो, जस्टिन द टायरेंट के ऑर्डर पर ब्लडथर्स्टी के सभी हाई ऑफिशियल्स ने रोरी की प्लानिंग फॉलो की और अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। उनमें से कुछ गुप्त रास्तों से महल के बाहर निकले
और रेड फ्लेम मर्चेनरीज के पीछे खड़े होकर उनके भागने के रास्ते को ब्लॉक करने की तैयारी करने लगे। ध्रुव पॉल को महल पर 2 छोटी मिसाइलें फायर करने के लिए कहने ही वाला था ताकि पता चल सके कि अंदर कोई है या नहीं। तभी महल की दीवारों पर जमीन से कुछ फीट ऊपर कुछ लोग दिखाई दिए। सामने एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था जिसका चेहरा पीला था और उसके दाहिने हाथ में एक पंखा था। उस आदमी ने ऊपर देखा। ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी ने अपने आप पीछे हटना शुरू कर दिया। टायरेंट इतना पावरफुल था। जैसे ही किलर ने टायरेंट को देखा, बदला लेने की उसकी दबी हुई फीलिंग्स अचानक से बाहर आ गईं। अगर ताकत का इतना बड़ा गैप न होता तो किलर अब तक टायरेंट पर हमला कर चुका होता। जस्टिन टायरेंट? ध्रुव ने पूछा। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन यह इतनी दूर तक पहुंची कि महल की दीवारों पर खड़े लोग जो सैकड़ों मीटर दूर थे इसे साफ साफ सुन सके। टायरेंट की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसका असली नाम जानता होगा। ऐसा लग रहा था कि यह सिल्वर फेस कोई पुराना जानकार है। तुम कौन हो? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि अपना मास्क उतारो? टायरेंट जस्टिन ने पूछा। मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें मारने आया हूं। मुझे मार दोगे? क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में कितने लोग मुझे मारना चाहते हैं, और फिर भी मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जिंदा और सलामत। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उन्हें या तो मेरी मछलियों को खिलाने के लिए तालाब में फेंक दिया गया है, या फिर उन्होंने मेरी आंखों के सामने आने की हिम्मत भी नहीं की। तुम बहुत साहसी हो, है ना? टायरेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो। हर कोई हमें लड़ते हुए देखने का इंतजार कर रहा है, तो क्यों ना तुम मुझे ड्रैगन रैंक के टॉप रैंकर की ताकत दिखाओ? ध्रुव ने गंभीरता से कहा। जैसा तुम चाहो। जैसे ही जस्टिन द टायरेंट ने बोलना खत्म किया, वह सीधे 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे महल से नीचे कूद गया। धमाका। जमीन पर उतरने के बाद उसने जोरदार आवाज की। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह ध्रुव की तरफ दौड़ा। ध्रुव भी उसी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। हर कोई इस फाइट को ध्यान से देख रहा था, यहां तक कि दोनों एम्पायर्स के लोग भी दूर से हाई कैपेसिटी वाली दूरबीनों से इस वॉर को देख रहे थे। दोनों फिगर्स इतनी तेजी से एक दूसरे में घुल मिल गए कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन था। एक जोरदार दहाड़ के बाद उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं। धमाका। इससे जो आवाज निकली वह एक छोटे गोले के फटने जैसी थी। यह काफी देर तक डार्क केप में गूंजती रही। इसके बाद दोनों फिगर्स 10-10 कदम पीछे हट गए। फिर वे एक ही वक्त पर स्थिर खड़े हो गए। हजारों आंखें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। यह सिर्फ दोनों साइड्स के लिए एक टेस्टिंग मूव था। यह सच में एक टॉप ड्रैगन रैंकर की ताकत है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही ताकत है तो मुझे खेद है। मैं टायरेंट तुम्हारी जान ले लूंगा। जस्टिन ने ध्रुव को दूर से घूरते हुए कहा। यही तो मैं कहना चाहता था। धमाका। जस्टिन ने अब और पीछे नहीं हटते हुए एक जबरदस्त आभा छोड़ दी। दोनों तुरंत फिर से लड़ने लगे। बूम बूम बूम, हर तरफ तेज आवाजें गूंज रही थीं। नॉर्मल लोग 2 टॉप ड्रैगन रैंकर्स की फाइट को देख ही नहीं सकते थे। सिर्फ ड्रैगन रैंक के एडवांस्ड लेवल का मास्टर ही उनकी हल्की सी छाया देख सकता था। हर कोई डरा हुआ था। उनकी फाइट से पूरे युद्ध की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता था। अब तक ध्रुव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक टॉप ड्रैगन रैंकर के तौर पर किया था। यह इसलिए नहीं था कि वह अपनी पावर छुपा रहा था, बल्कि इसलिए कि वह सिर्फ अनुभव जुटा रहा था। ध्रुव ने बहुत जल्दी अपने रैंक को अपग्रेड कर लिया था, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। इसलिए वह अपनी ताकत को दबा रहा था और जस्टिन को अपना साथी मान रहा था। जब वे दोनों लड़ रहे थे तो उनके निशान जमीन और हवा दोनों में रह गए। ध्रुव ने हवा में एक जोरदार पंच मारा और जस्टिन उछल पड़ा।
ध्रुव ने अपनी एनर्जी अपने पैरों पर फोकस कर ली। हालांकि जैसे ही वह जस्टिन के पास पहुंचने वाला था, जस्टिन की पावर अचानक बढ़ गई। उसकी हाइट बढ़ गई और वह तेज गति से ध्रुव की ओर बढ़ा। इसके पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, उस पर अटैक हो चुका था। जस्टिन की यही स्ट्रेटेजी थी। पहले वह ध्रुव को फाइट में उलझाता और फिर अचानक अटैक करके उसे चौंका देता। इसके बाद हर किसी को सिर्फ एक फिगर दिखाई दी जो उड़कर महल की दीवार से टकराई। उसने दीवार में एक बड़ा छेद बना दिया। जस्टिन ने ध्रुव को पंच मारने के बाद इसे यहीं खत्म नहीं किया। उसने तुरंत अपना फोल्डिंग फैन निकाला, फैन को हिलाया और 9 खतरनाक जहरीली स्टील की सुइयों की लाइन ध्रुव की ओर फेंकी। जस्टिन जमीन पर उतरा। हर कोई घबराकर वॉर फील्ड की ओर देख रहा था। वे जानना चाहते थे कि आखिरकार कौन जीतने वाला है। दोनों के बीच की फाइट की वजह से भारी मात्रा में धूल उड़ गई। कोई नहीं जान पाया कि क्या हुआ और कौन हारा। धीरे धीरे धूल छटने लगी। सभी ने देखा, सामने टायरेंट जस्टिन की फिगर उभरी। ग्रेट जॉब कैप्टन! ग्रेट जॉब कैप्टन! महल से जोरदार चीयरिंग की आवाजें आने लगीं। अगर जस्टिन वहां खड़ा था तो इसका मतलब था कि ध्रुव ही वह व्यक्ति था जिसे महल की दीवार में फेंका गया था। इस बीच रेड फ्लेम मर्चेनरीज के सभी लोग चुप थे, जैसे उनके गले में कुछ अटक गया हो। सिल्वर फेस पराजित हुआ? असंभव। क्या उसने वह छोटा सा कदम नहीं उठाया? वे अभी अपनी लड़ाई के बाद के प्रभाव को महसूस कर सकते थे। भले ही यह बहुत स्ट्रांग था, लेकिन यह उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि कैप्टन सिल्वर फेस ने 3 दिन पहले दिखाया था। ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण के कुछ स्वामी युद्ध के मैदान को जिज्ञासा से देख रहे थे। उसी समय जस्टिन ने पलटकर रेड फ्लेम मर्सिनरी की दिशा में देखा। इस तरफ हर कोई घबरा गया था। यदि तानाशाह यहां आ गया तो क्या यह भेड़ों के झुंड के बीच एक बाघ की तरह नहीं होगा? जैसे ही जस्टिन हमला करने का आदेश देने वाला था, अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी। ड्रैगन रैंक में नंबर 1 बस इतना ही है। जस्टिन चौंक गया और जब वह पलटा, स्लैम! पूरा शरीर एक अकथनीय विशाल बल द्वारा आकाश में फेंक दिया गया था। जस्टिन जब हवा में था तो उसे रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसके शरीर पर ऊपर से फिर से अटैक हुआ। फिर वह तेजी से जमीन की ओर उड़ गया। धमाका! जमीन जोर से हिली। तेज हवा के झोंके के बाद सैकड़ों मीटर दूर तक फैली भीड़ को तेज हवा का एहसास हुआ। फिर जमीन पर जमी धूल 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ गई। फिर भी यह अंत नहीं था। ध्रुव ऊपर से तेजी से आया। वह बिजली की स्पीड से नीचे कूदा और अपना एक घुटना सीधे जस्टिन की पीठ पर दे मारा। दरार! आह! जस्टिन की तीखी चीखों के साथ एक और बड़ी आवाज पूरे महल में गूंजी और हर किसी के कानों तक पहुंची, जिससे इसे सुनने वाले सभी लोग कांप उठे। महल में मौजूद ब्लडथर्स्टी भाड़े के सैनिकों के सीनियर ऑफिसर एक दूसरे को देखकर चौंक गए। यह उनके कैप्टन तानाशाह की आवाज थी, तो वे इसे कैसे नहीं पहचानते? ध्रुव के आखिरी वार ने जस्टिन की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़ दिया था, और भले ही उसके पास एक स्ट्रॉन्ग शरीर था जो ड्रैगन रैंक के शिखर पर था, फिर भी वह ध्रुव के पूरे बल के वार को नहीं झेल सकता था। धूल अभी छंटी भी नहीं थी कि एक आकृति धीरे धीरे आकाश में तैरती हुई दिखाई दी। हाँ, यह जमीन से सीधे आसमान तक उठ गया। जब वह आकृति ऐसी जगह पर पहुंची जहां धूल नहीं थी, तो सभी लोग आश्चर्य से अपने सामने का दृश्य देखने लगे। रेड फ्लेम मर्सिनरीज के कैप्टन सिल्वर फेस चुपचाप हवा में लटके हुए थे। उनके हाथ में टायरेंट का शव था। क्या यह कैसे संभव हुआ? यहां तक कि एक टॉप ड्रैगन रैंकर भी हवा में नहीं तैर सकता था, लेकिन सिल्वर फेस तैर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही ड्रैगन रैंक के शिखर से आगे निकल चुका था? दोनों साम्राज्यों के लोग यह दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने तुरंत इस दृश्य को कैद कर लिया और अपने देशों में वापस भेज दिया।
सिल्वर फेस एक सुपर मास्टर था जो पहले ही ड्रैगन रैंक के शिखर को पार कर चुका था। यह बहुत बड़ी खबर थी। यह दुनिया को चौंकाने के लिए काफी था। जस्टिन अभी मरा नहीं था। एक टॉप ड्रैगन रैंकर का जीने का डिटर्मिनेशन वाकई बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसकी पूरी रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वह थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगा सकता था। जिस क्षण ध्रुव ने उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे हवा में उठाया, उसे पता चल गया कि वह गलत था। दूसरा पक्ष तो पूरे समय उसके साथ खेल ही रहा था। उसने अपनी ताकत छुपा ली थी और दाऊद को घातक प्रहार करना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दाऊद अपनी ताकत को उससे भी बेहतर तरीके से छुपा लेगा। अगर उसे ध्रुव की ताकत का पहले से पता होता तो वह उससे लड़ता ही नहीं। इसके बजाय जस्टिन सीधे भाग जाता। भले ही वह डार्क केप और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को खो दे, लेकिन वह ध्रुव से कभी नहीं लड़ता। यह बिल्कुल भी बराबरी के स्तर के विरोधियों के बीच की लड़ाई नहीं थी। उस कदम को उठाने और न उठाने के बीच का अंतर अनइमेजिनेबल था। सबसे सिंपल उदाहरण यह था कि एक व्यक्ति हवा में रह सकता था, लेकिन दूसरा केवल अन्य बलों की मदद से ही हवा में छलांग लगा सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी, खांसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले ही वह कदम उठा चुके होगे, खांसी। हारने के बाद मुझे अन्याय महसूस नहीं होता। जस्टिन ने जो भी शब्द कहे, उनमें खून की खांसी आ रही थी। लेकिन खांसी, तुम कौन हो? ध्रुव ने उदास स्वर में कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने पिछले कुछ वर्षों में काफी परिवारों को नष्ट कर दिया है? तभी ध्रुव चिल्लाया, हत्यारा! जब किलर ने ध्रुव की आवाज सुनी तो वह तुरंत वहां आया। इसके बाद ध्रुव ने जस्टिन को, जो उसके हाथों में था, किलर के पास फेंक दिया। मैं तानाशाह को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। धन्यवाद कप्तान, किलर ने उत्साह से जवाब दिया। खून के प्यासे भाड़े के सैनिकों में से सभी सुनो, तानाशाह मर चुका है, इसलिए कोई अनावश्यक संघर्ष मत करो। अगर नहीं तो मैं बिना दया के मार डालूंगा। ध्रुव की आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत और प्रतिष्ठा झलक रही थी जो ड्रैगन रैंक के शिखर से आगे बढ़ चुका था। उसकी आवाज डार्क केप की हवा में लंबे समय तक गूंजती रही और खून के प्यासे भाड़े के सैनिकों के दिलों में डर पैदा कर गई। ऐसा कहा जा सकता है कि तानाशाह की मौत ने ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के सैनिकों का हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि वे अभी भी रेड फ्लेम मर्सिनरीज के खिलाफ लड़ सकते थे अगर वे अपनी मारक क्षमता को केंद्रित करते, लेकिन उनमें से किसी में भी लड़ने की इच्छा नहीं बची थी। इस तरह के छोटे युद्ध में झड़प युद्ध की सामान्य दिशा का एक प्रतिबिंब होती थी। अगर एक पक्ष हार गया और दूसरा पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, तो भी लड़ाई जारी रह सकती थी, या अगर कोई भी पक्ष नहीं जीतता तो भी उनके पास मौका रहता। लेकिन इस तरह की लड़ाई में जहां एक पक्ष पूरी तरह से हार चुका हो, वहां प्रतिरोध करने का कोई मतलब नहीं था। अपनी पूरी ताकत के साथ ध्रुव ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एक एक करके खत्म करने में सक्षम था। जब ब्लडथर्स्टी के कई सीनियर ऑफिसर्स ने ध्रुव की बात सुनी, जो रेड फ्लेम के रास्ते में घात लगाए बैठे थे, तो वे अपने आदमियों के साथ भाग गए। वे जानते थे कि कहीं भी जाकर वे जी सकते हैं, तो फिर वे अपनी जान बचाने की बजाय रेड फ्लेम के साथ मौत का सामना क्यों करें? इसके अलावा उनका कैप्टन टायरेंट पहले ही मर चुका था। अगर वे लड़ाई के लिए आगे बढ़ते तो वह सीधे मौत को आमंत्रित करने जैसा होता। जो व्यक्ति ड्रैगन रैंक के शिखर से आगे बढ़ चुका हो, वह पहले से ही एक महान योद्धा होता है। महल में फंसे लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। थोड़े प्रतिरोध के बाद महल में सेंध लग गई और रेड फ्लेम मर्सिनरीज ने उस पर कब्जा कर लिया। रेड फ्लेम मर्सिनरीज ने डार्क केप को हरा दिया था। उनके लीडर सिल्वर फेस ड्रैगन रैंक के शिखर से आगे बढ़ चुके थे।
उनके द्वारा टायरेंट को पूरी तरह से कुचलने और मारने की खबर तेजी से फैल गई। दोनों साम्राज्यों के टॉप लीडर्स को सबसे पहले यह खबर मिली। वे यह नहीं चाहते थे कि कोई और ताकतवर व्यक्ति डार्क केप पर कब्जा कर ले। अगर उन्हें पता होता कि सिल्वर फेस इतना शक्तिशाली है तो वे उसे रोकने का कोई तरीका सोच सकते थे। अब सिल्वर फेस की ताकत ड्रैगन रैंक से बाहर थी। डार्क केप का शासक जितना मजबूत होगा, भविष्य में अगर वह किसी एक पक्ष का समर्थन करेगा तो दूसरे पक्ष के लिए खतरा उतना ही बड़ा होगा। वे चाहते थे कि डार्क केप पूरे साल युद्ध में उलझा रहे। हालांकि अब इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। डार्क केप पर सिल्वर फेस का कब्जा हो चुका था। सिल्वर फेस जैसी शक्ति को रोकना अब नामुमकिन था। जब सोमरलैंड को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत लुकास से कहा कि वह कैपिटल सिटी में चेज परिवार से किसी को बुलाए। इससे वे ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के 2 सीनियर ऑफिसर्स को जांच के लिए वापस ला सकते थे, इससे पहले कि वे पागल होकर किसी को चोट पहुंचाएं और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करें। हालांकि लोग पहले से ही उन पर नजर रख रहे थे, लेकिन उनकी ताकत ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के 2 सीनियर ऑफिसर्स को रोकने के लिए काफी नहीं थी। अगर ये दोनों एक बार उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो दोबारा उन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगती। इसके अलावा टायरेंट की मौत और डार्क केप के बिखरने के बाद अगर ये दोनों सोमरलैंड में रहते तो ये अस्थिरता के कारक बने रहते। इस समय चेज परिवार में बहुत ही उत्साह का माहौल था। आज चेज परिवार ने राजधानी के सभी परिवारों को अपने उत्थान का साक्षी बनाने के लिए एक भोज आयोजित किया। यहां आने वाले हर परिवार ने चेज परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बड़ा तोहफा तैयार किया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस दिन चेज परिवार को मिले उपहारों का मूल्य चेज परिवार की कई वर्षों की कुल आय के बराबर था। यदि यह धनराशि चेज परिवार के विकास में इन्वेस्ट की जाती तो इससे उनकी ताकत में बड़ी उछाल आती। चेज परिवार के मैनर स्टाइल वाले विला में बड़ा सा हॉल राजधानी शहर के प्रमुख परिवारों के भेजे गए प्रवक्ताओं से भरा हुआ था। इस पार्टी में भाग लेने के लिए हैंक ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। आज वह पार्टी का स्टार था। वह चेज परिवार का अगला उत्तराधिकारी भी था। जोसेफ ने चेज परिवार को हैंक को सौंपने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसका मतलब यह था कि आज के बाद हैंक चेज परिवार का मुखिया बन जाएगा। वह राजधानी शहर के यंग जनरेशन में परिवार का मुखिया बनने वाला पहला व्यक्ति था। यहां तक कि टी-मैन स्टेन, जो हैंक से कुछ साल बड़ा था, उसने भी वार्नर परिवार पर कब्जा नहीं किया था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चेज परिवार के बीच एक खाई थी। जस्टिन, जो हैंक के पिता थे, उनकी पीढ़ी में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनमें मुखिया बनने की क्षमता थी। अब चूंकि जस्टिन वापस आने में असमर्थ थे, इसलिए जोसेफ ही परिवार के मुखिया बने रहे। हालांकि हैंक ने पहले ही मुखिया के तौर पर अपने बिहेवियर को दिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए जोसेफ मुखिया की जिम्मेदारी से मुक्त होकर रिटायर होने के लिए तैयार थे। जोसेफ हैंक को साथ लेकर दूसरी मंजिल पर आया। हॉल में मौजूद बड़े परिवारों के प्रतिनिधियों का सामना करते हुए जोसेफ ने कहा, आज से हैंक ऑफिशियली चेज परिवार के मुखिया के रूप में काम करेगा। मेरी जिंदगी की उपलब्धियां अब पूरी हो गई हैं और मैं अब आखिरकार रिटायर हो सकता हूं। चलो हैंक, आओ और कुछ बोलो। मेरे परिवार द्वारा आयोजित इस पार्टी में आप सभी का स्वागत है। आज यहां आने वाले सभी लोग चेज परिवार के दोस्त हैं। फ्यूचर में जब भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक बोलें। जब तक यह मेरे बस में है, मैं आपकी मदद करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे ही हैंक सामने आया, उसने कुछ विनम्र बातें कहना शुरू कर दी। कोई भी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। सब यही सोच रहे थे, हम चेज परिवार से मदद नहीं मांगेंगे,
लेकिन जब तक तुम हमारे लिए परेशानी नहीं खड़ी करोगे, हमारे बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे। हैंक, तुम बहुत विनम्र हो। कैपिटल सिटी के बड़े परिवारों की यंग जनरेशन में तुम पहले व्यक्ति हो जो फैमिली का हेड बने हो। तुम अभी 30 साल के भी नहीं हुए हो, है ना? सच में हीरो तो हमेशा यंग जनरेशन से ही आते हैं, किसी ने बधाई दी। चेज परिवार के यंग जनरेशन में से एक हीरो सामने आया, सभी ने बधाई दी। हालांकि बोलने वाले लोग दूसरे और तीसरे दर्जे के परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। पहले दर्जे के परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल नहीं हुए। उनकी पोजीशन उन्हें दूसरों की तारीफ करने या अपने परिवार की इमेज डाउन करने वाले शब्द बोलने की परमिशन नहीं देती। टी फैक्शन के कुछ टॉप फाइटर्स हैंक को जलन से देख रहे थे। जब वे अभी भी परिवार के मुखिया की पोजीशन पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तब हैंक पहले ही उनसे आगे निकल गया था और चेज परिवार का मुखिया बन चुका था। हालांकि वे सभी पहले वारिस थे, उनके बीच एक राइवलरी भी थी। ये कहना मुश्किल था कि फ्यूचर में वे हेड बन पाएंगे या नहीं। यहां तक कि स्टेन भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि वह वार्नर परिवार में नंबर 1 था, लेकिन अगर वह क्लिंटन के हाथों 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हार जाता और वार्नर परिवार की इज्जत गिर जाती, तो यह कहना मुश्किल था कि वह इस पोजीशन पर बना रहता या नहीं। यही वजह थी कि उसने हैंक को इतना इंपॉर्टेंस दिया और उसे टी फैक्शन की ताकत का इस्तेमाल करने दिया, क्योंकि क्लिंटन के साथ 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट को संभालने के लिए उसे भी हैंक की ताकत की जरूरत थी। उसके नजरिए से यह सिर्फ आपसी फायदा था। चेज परिवार जितना मजबूत होगा, उतना ही वह स्टेन के लिए मददगार होगा। आप सभी बहुत विनम्र हैं। अब मैं आपको चेज परिवार के 2 नए मेंबर्स से मिलवाना चाहता हूं। वे दोनों मेरे अंकल जस्टिन के बॉडीगार्ड्स हैं। उन्हें मेरे अंकल ने खास तौर पर इस समय मेरे परिवार की मदद के लिए भेजा है। इस समय ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज का गार्जियन और एक सीनियर हैंक के पास खड़ा था। जस्टिन का नाम पूरी तरह से रिवील हो चुका था। पहले उसका नाम सिर्फ बड़े परिवारों की पुरानी पीढ़ी तक ही सीमित था, लेकिन अब हैंक ने उसे उजागर कर दिया था। कई छोटे परिवारों को यह तक नहीं पता था कि जस्टिन कौन है। वे लोग घर लौटकर पता लगाने वाले थे। आज के बाद जस्टिन का नाम पूरे कैपिटल सिटी में गूंजेगा और सबको चौंका देगा। यही हैंक का मकसद था। उसने अपनी छिपी हुई ताकत दिखा दी। भले ही वह इस ताकत का इस्तेमाल न करता, इसका डराने वाला असर तो जरूर होता। स्टेन ने हैंक के पास खड़े 2 लोगों को देखा और धीमी आवाज में पूछा, अमोस, तुम्हें क्या लगता है? उसके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया, सर, अफवाहें सही थीं। इनमें से एक ड्रैगन रैंक के मिडिल लेवल पर है, जबकि दूसरा ड्रैगन रैंक के आखिरी लेवल पर। दोनों बहुत पावरफुल हैं। मैं समझ गया, स्टेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जस्टिन के पास पहले से ही कई मास्टर्स थे, यहां तक कि 2 जिन्हें उसने कैजुअली हराया था, वे भी इसी लेवल के थे। हैंक ने बताया कि जस्टिन के साथ इस लेवल के 10 से ज्यादा लोग हैं। अगर यह सच होता तो उनकी ताकत डरावनी हद तक खतरनाक होती। हैंक अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। इस बीच ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के 2 सीनियर उसके पीछे खड़े थे। अपनी पहचान और ताकत के बावजूद वे इस बात से थोड़ा नाराज थे कि हैंक जैसे किसी गुंडे द्वारा, जो टाइगर रैंक तक भी नहीं पहुंचा था, इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यह लड़का उनके कैप्टन का भतीजा था। जाने से पहले कैप्टन टायरेंट ने पर्सनली उन्हें कहा था कि वे चेज परिवार की मदद करेंगे और उनके प्लान्स में सहयोग देंगे। हालांकि वे परेशान थे, लेकिन कैप्टन की इच्छा के खिलाफ जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा चेज परिवार उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा था। वे 1 हफ्ते से यहां थे और उनकी जिंदगी डार्क केप में बिताई जिंदगी के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और आसान थी। उन्हें अपनी पसंद के मुताबिक काव्या, पैसा और औरतें सब मिल रही थीं। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने
और अपनी कुछ आभाओं को छोड़ने में भी हैंक का साथ दिया। उनका भी यही मानना था कि हमेशा चेज परिवार में रहना इतना बुरा नहीं है। उन्हें कभी कभी ही चेज परिवार के लिए खड़ा होना पड़ता था, बाकी समय वे राजा जैसे जिंदगी जीते थे। चेज परिवार में सबसे पावरफुल इंसान जोसेफ था, जिसकी ताकत ड्रैगन रैंक के शुरुआती लेवल पर थी। चेज परिवार ने फर्स्ट क्लास परिवार के तौर पर अपना सम्मान बनाए रखने के लिए पूरी तरह जोसेफ और जस्टिन द्वारा दी गई डिफेंसिव ताकत पर निर्भर किया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ड्रैगन रैंक के मिड और फाइनल स्टेज वाले इन दो मास्टर्स का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उसी समय ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के दोनों सीनियर्स अपने दिमाग में अभी भी उन महिलाओं के बारे में सोच रहे थे जो उनके बिस्तर पर उनका इंतजार कर रही थीं। चेज परिवार ने उनके लिए जो महिलाएं ढूंढी थीं, वे डार्क केप की किडनैप की गई महिलाओं के मुकाबले बहुत हाई क्लास थीं। वे उन महिलाओं का इतना लुत्फ उठाते थे कि घर जाने तक की बात भूल जाते थे। वे चाहते थे कि पार्टी जल्दी खत्म हो ताकि वे वापस जाकर महिलाओं की सर्विस का मजा ले सकें। इसी बीच उनके मोबाइल फोन बजने लगे। दोनों ने अपने फोन उठाए और देखा कि यह ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के एक टॉप ऑफिसर का कॉल था, जिससे उनके अच्छे रिलेशन थे। दोनों पीछे की ओर चले गए और फोन उठाया। वे दिखाना चाहते थे कि यहां कितने रिलैक्स्ड हैं, लेकिन दूसरी तरफ से पहला ही वाक्य सुनते ही उनकी शेखी बंद हो गई और आंखें चौड़ी हो गईं। कैप्टन टायरेंट मर चुका था और डार्क केप पर कब्जा हो चुका था। दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने उन्हें जल्दी से सोमरलैंड छोड़ने का रास्ता ढूंढने को कहा, क्योंकि टायरेंट और डार्क केप से खतरा खत्म होने के बाद सोमरलैंड में उनकी पहचान बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। दोनों ने एक दूसरे को घबराहट से देखा। वे जल्दी से हैंक के पास से गुजरे, सीधा दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। उनकी इस हरकत से हैंक, जो अभी भी बोल रहा था, पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। हॉल में मौजूद दर्जनों बड़े परिवारों के प्रतिनिधि भी दोनों को हैरानी से देखने लगे। धप धप। दोनों के नीचे उतरने के बाद उन्होंने बाकी सबकी अनदेखी की और सीधे गेट की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे गेट पर पहुंचे उन्हें रोक दिया गया। उसी समय लुकास गिद्ध वहां दो और लोगों के साथ पहुंचा। ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के संरक्षक और बुजुर्ग, कृपया हमारे साथ आइए, लुकास ने उन दोनों सीनियर अधिकारियों की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें यह ऑर्डर मिला था कि चेज परिवार में मौजूद ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के इन सीनियर लोगों को जांच के लिए वापस लाया जाए। अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन्हें तुरंत सोमरलैंड से बाहर भेज दिया जाएगा। थोड़ी ही देर में जोसेफ और हैंक भी वहां पहुंचे। तुम कौन हो? ये दोनों चेज परिवार के अंगरक्षक हैं, जोसेफ ने गुस्से में कहा। दादाजी, यह वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार मेरी जान बचाई थी, हैंक ने धीरे से जोसेफ को बताया। जोसेफ हैरान रह गया। क्या सोमरलैंड ने कोई एक्शन लिया है? लेकिन क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसने याद किया कि कैसे ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के उन दोनों सीनियर्स को एक फोन आया था और वे तुरंत भागने की कोशिश कर रहे थे। जोसेफ को झटका लगा। क्या जस्टिन को कुछ हो गया? यह बात साबित करती है कि अनुभव कितना मायने रखता है। जोसेफ इतने सालों से चेज परिवार का सपोर्ट कर रहा था और उसे मजबूती से खड़ा रखा था। सिर्फ इन दो छोटी छोटी बातों से ही वह समझ गया था कि जस्टिन के साथ कुछ गलत हुआ है। उसने हॉल में मौजूद बड़े परिवारों के मेहमानों की तरफ देखा और कहा, मुझे आप सबसे माफी चाहिए। पार्टी खत्म हो गई है, हमें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं आप सभी को किसी और दिन फिर से अपने विनम्र निवास पर बुलाऊंगा। इस सिचुएशन में आम लोग देख सकते थे कि चेज परिवार किसी परेशानी में है, लेकिन छोटे परिवारों के लोग भले ही उत्सुक थे, चेज परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए वे धीरे धीरे चले गए। हालांकि बड़े परिवारों के प्रतिनिधियों को हटाना इतना आसान नहीं था। आखिर वे इस दिलचस्प घटना को कैसे छोड़ सकते थे?
जोसेफ को इन लोगों की परवाह नहीं थी। वह बस यह जानने के लिए परेशान था कि आखिर हो क्या रहा है। इस समय स्टेन ने भी चुपचाप अपने परिवार से संपर्क किया। लुकास ने कहा, फाल्कन, सोमरलैंड की आत्मा ऑफिशियल काम कर रही है, इसलिए कृपया हमारे रास्ते में ना आए, ओल्ड मास्टर चेज। जोसेफ ने गहरी सांस ली और पूछा, आखिर क्या हो रहा है? कृपया मुझे बताइए। लुकास ने जोसेफ को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के दोनों सीनियर्स को घूरता रहा। जब देखा कि वह जवाब नहीं दे रहा है, तो जोसेफ ने हैंक से कहा, हैंक, अपने चाचा को कॉल करो। हैंक ने अपना फोन निकाला और जस्टिन का नंबर डायल किया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। दादाजी, कोई फोन नहीं उठा रहा, हैंक ने घबराई हुई आवाज में कहा। जोसेफ का दिल बैठ गया। वह जानता था कि जरूर कुछ हुआ है। क्या मेरे बेटे जस्टिन को कुछ हुआ है? सर, कृपया मुझे बताइए। जोसेफ ने लुकास की तरफ झुककर बड़े ही सम्मान से पूछा। जोसेफ के इस रवैये को देखकर लुकास ने गहरी सांस ली और कहा, ओल्ड मास्टर चेज, मुझे यह ऑर्डर दिया गया था कि ब्लडथर्स्टी मर्चेनरीज के इन दोनों सीनियर्स को जांच में मदद के लिए वापस लाऊं। जहां तक बाकी मामलों की बात है, मैं उन पर आपसे बात नहीं कर सकता। जोसेफ कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक एक आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। जस्टिन द टायरेंट मर चुका है। उसे सिल्वर फेस नाम के एक आदमी ने मार डाला था और डार्क केप का उल्लंघन किया गया था। इसलिए ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारी भागना चाहते थे। यह बोलने वाला व्यक्ति चेज था, जो स्नो परिवार का दूसरा बेटा था। उसे अभी अभी टी मैन स्टेन ने जस्टिन की मौत की खबर सुनाई थी, इसलिए वह जानता था कि स्टेन का क्या मतलब था। स्टेन चाहता था कि चेज यह खबर सबको बताए। बेशक चेज इस काम के लिए बहुत खुश था। जब से हैंक टी फैक्शन का दूसरा टी मैन बना था, वह बहुत घमंडी हो गया था और उसने कई बार चेज को दबाया था। चेज उसे लंबे समय से नापसंद करता था। जस्टिन के निधन की खबर सुनकर वह बहुत खुश हुआ। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, हर कोई हैरान रह गया। यह खबर जोसेफ, हैंक और हैनली के लिए आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। चेजी, बकवास बंद करो। मेरे चाचा ड्रैगन रैंक में नंबर 1 है, उन्हें कैसे मारा जा सकता है? हैंक ने गुस्से में कहा। हाँ, वह सिर्फ ड्रैगन रैंक में नंबर 1 है, दुनिया का नंबर 1 नहीं। तो यह कैसे असंभव है? मैंने सुना है कि जिसने उसे मारा वह ड्रैगन रैंक के शिखर से भी आगे था। वह अपनी शक्ति से कुछ देर के लिए हवा में तैर सकता था। जोसेफ ने ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसे समझ आ गया कि खबर पक्की है। इसके बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह लगभग बेहोश हो गया। चेज परिवार वर्तमान में जस्टिन की प्रतिष्ठा पर टिका हुआ था। अगर जस्टिन मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हाल के दिनों में चेज परिवार ने अपने अंधाधुंध विस्तार के कारण कई परिवारों को नाराज कर दिया था। आने वाला समय चेज परिवार के भाग्य का फैसला करेगा। यह भी हो सकता है कि उनका नाम इतिहास बन जाए। दादाजी, हैंक और उसके भाई ने तुरंत जोसेफ को संभाल लिया। हालांकि वे खड़े थे, लेकिन उनके कांपते हाथ पैर उनके घबराए हुए दिल को छिपा नहीं सके। डार्क केप। ध्रुव महल के हॉल में मुख्य सीट पर बैठा था। अब डार्क केप में केवल रेड फ्लेम मर्सिनरीज के लोग ही बचे थे। बाकी सारे भाड़े के सैनिक ग्रुप यहां से जा चुके थे और उन्हें उनका पेमेंट भी कर दिया गया था। छोटे और मीडियम ग्रुप्स को अच्छा पैसा मिला। वहीं ध्रुव ने 3 बड़े ग्रुप्स को 3 सिल्वर सीक्रेट ऑनर्डर दिए। हालांकि सिल्वर सीक्रेट ऑनर्डर कुछ शर्तों के साथ थे। उनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को बचाने के लिए किया जा सकता था, मारने के लिए नहीं। अगर उन्होंने कोई बड़ा गुनाह किया तो ध्रुव उनकी मदद नहीं करता। भले ही 3 बड़े ग्रुप्स के कप्तान थोड़े नाराज थे, लेकिन सिल्वर फेस की ताकत देखकर वे विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। इसके अलावा
इस बार उन्होंने डार्क केप पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसे ही जस्टिन द टायरेंट मारा गया, ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के लोग डूबते जहाज से भागते चूहों की तरह हो गए। लेकिन चूंकि ध्रुव ने उनसे वादा किया था, वह अपनी बात पर कायम था। इसके अलावा रेड फ्लेम में सिर्फ 2000 लोग थे। भले ही जस्टिन मर गया था, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, खासकर जब सामने ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के हजारों लोग खड़े थे। इसलिए उन्होंने अभी भी एक बड़ी भूमिका निभाई। रक्त पिपासु भाड़े के सैनिकों के कुछ मध्यम श्रेणी के और वरिष्ठ अधिकारी, जिनके पास भागने का समय नहीं था, उस समय महल के हॉल की जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। हत्यारे, मुझे तलाशी की रिपोर्ट दो, ध्रुव ने कहा। रोजर दैट, कैप्टन। हमें महल में 1000 से अधिक कैदी मिले। वे एक लग्जरी क्रूज जहाज के लोग थे, जिसे रक्त पिपासु भाड़े के सैनिकों ने अपहरण कर लिया था। वे बहुत अमीर थे। खून के प्यासे भाड़े के सैनिकों ने उनके परिवारों से वसूली करने की प्लानिंग की होगी, हत्यारे ने जवाब दिया। उन सभी को आजाद कर दो। ठीक है, मैं बाद में उन सभी को वापस क्रूज जहाज पर भेज दूंगा। और कुछ, हमें महल में कई यातना उपकरण भी मिले, जो शायद तानाशाह दुश्मनों को यातना देने के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अलावा वहां एक तालाब भी था, जहां कई पिरान्हा मछलियां थीं। तालाब के तल पर पहले से ही मानव हड्डियों की एक मोटी परत जमा हो गई थी। तालाब से पानी निकालो और मानव हड्डियों को दफनाने के लिए जगह ढूंढो। फिर तालाब को दोबारा भर दो। जरूर। इसके अलावा डार्क केप में सभी करों को खत्म कर दो। दोनों साम्राज्यों के लिए चेक पॉइंट टैक्स भी रद्द करो, ध्रुव ने थोड़ी सोच के बाद कहा। कैप्टन, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं रहेगा। खून के प्यासे भाड़े के सैनिक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चेक पॉइंट टैक्स का इस्तेमाल करते थे। भले ही उन्होंने यहां बहुत सारी संपत्ति छोड़ी हो, लेकिन अगर कोई इनकम का साधन नहीं होगा तो सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं रेड फ्लेम में फंड डालूंगा। इसके बाद तुम्हें दुनिया के सबसे उन्नत हथियार और उपकरण खरीदने होंगे। डार्क केप को अच्छी तरह सुसज्जित करो और कुछ पनडुब्बियाओं और विमान भी खरीदो। क्या हमें विमान वाहक पोत को डार्क केप खाड़ी में पार्क करने को भी कहें? जरूर, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी और रेड फ्लेम में हमारे पास अभी पर्याप्त लोग नहीं हैं। पैसे की चिंता मत करो, जल्द से जल्द लोगों की भर्ती शुरू करो, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि रेड फ्लेम के सदस्य अच्छे कैरेक्टर वाले हों। मुझे ताकतवर लेकिन जघन्य लोग नहीं चाहिए, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। हाँ कैप्टन, और खून के प्यासे भाड़े के सैनिकों के वरिष्ठ अधिकारियों का क्या करें? हत्यारे ने पूछा। उनके अतीत की जांच करो। अगर उन्होंने गंभीर अपराध किए हैं तो उन्हें मौके पर ही फांसी दो, अगर नहीं तो उन्हें एक मौका दो। कैप्टन सिल्वरफेस, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं कि अब से हम अच्छे काम करेंगे। हम भी मजबूर थे। अगर हमने तानाशाह की बात नहीं मानी होती तो उसने हमें भी मार डाला होता। खून के प्यासे भाड़े के सैनिकों के मध्यम श्रेणी और वरिष्ठ अधिकारी जमीन पर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगे। उन्हें ले जाओ, हत्यारे ने चिल्लाया। जल्द ही इन लोगों को वहां से ले जाया गया। हॉल में फिर से शांति छा गई। हत्यारे, मैं डार्क केप को ऐसा किला बनाना चाहता हूं जो दोनों साम्राज्यों से न डरे। इसके लिए हमें बहुत सारे उन्नत हथियार और प्रतिभाएं चाहिए। हमें इसे जल्द से जल्द करना होगा। मैं चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले टैलेंट्स को खोजने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि हम आसपास के चुंबकीय क्षेत्रों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं ताकि डार्क केप को किसी भी मिसाइल से लॉक न किया जा सके, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।